राज्यसभा टेलीविजन के खास प्रोग्राम उनकी नज़र उनका शहर में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश बादल। अपने इस प्रोग्राम में हम आपको हर बार मिलाते हैं एक शब्द सितारे से। इस कड़ी में अब तक हम आपको रस्किन बॉन्ड, साहिर लुधियानवी और नीरज के बारे में बता चुके हैं। आज हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसे इलाके में जहां से भारतीय हिंदी पत्रकारिता को एक शानदार संपादक मिला। राजेंद्र माथुर का नाम हिंदी पत्रकारिता में बड़े सम्मान से लिया जाता है। पत्रकारिता के मूल्यों और राष्ट्रीय सामाजिक सरोकारों को उन्होंने हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी। एक आदिवासी कस्बे बदनावर में जन्मे राजेंद्र माथुर की जिंदगी का सफर बहुत आसान नहीं था। वो आजादी से पहले का हिंदुस्तान था। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन तेज हो रहा था। आखिरकार गुलामी की जंजीरें टूट गईं। भारत आजाद तो हुआ, लेकिन उसके दो टुकड़े हो चुके थे। एक तरफ आजादी की खुशी तो दूसरी तरफ बंटवारे का शिकार अनगिनत परिवार। इन हालातों को गंभीरता से महसूस कर रहा था एक किशोर। इस किशोर ने आगे चलकर भारतीय हिंदी पत्रकारिता में एक नई इबारत लिखी। आज के मध्य प्रदेश में धार जिले के एक आदिवासी कस्बे बदनावर में राजेंद्र माथुर ने दुनिया को पहली बार अपनी आंखों से देखा। पिता एक सरकारी महकमे में काम करते थे। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। होश संभालते ही सदमा लगा। मां का साथ हमेशा के लिए छूट गया। राजेंद्र माथुर ने अपने मामा के घर रहकर पढ़ाई की। संघर्ष और सुविधाओं का सिलसिला एक साथ। मामा के यहां लिखने पढ़ने के संस्कार मिले। स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद वो इंदौर पहुंचे। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर उनकी पैनी नजर थी। दुनिया भर में हो रहे बदलावों पर राजेंद्र माथुर का विश्लेषण सबसे अलग होता था। इसी वजह से नई दुनिया के साथ उनका रिश्ता बना। इस रिश्ते ने उनकी वैचारिक पत्रकारिता को पाला पोसा। बात 1955 की है। रज्जू बाबू बमुश्किल 19 बरस के रहे होंगे। वे शरद जोशी के साथ मुझसे मिलने नई दुनिया के दफ्तर में आए थे। शरद जोशी ने कहा था, ये मेरे मित्र रज्जू बाबू हैं जो आपसे किसी काम की खातिर मिलना चाहते हैं। मैं रज्जू बाबू की ओर मुड़ा और मैंने पूछा, भाई क्या काम है? तो रज्जू बाबू ने उत्तर दिया, मैं नई दुनिया में लिखना चाहता हूं। मैंने कहा, ठीक है, आप लिखिए, लेकिन एक समस्या है, ये लेख कहां छपेंगे? रज्जू बाबू ने फौरन उत्तर दिया, अग्रलेख के तुरंत बाद, और उनका एक सामान्य शीर्षक होगा अनुलेख। मैं उनसे सहमत हो गया और इस प्रकार 1955 के मध्य से नई दुनिया परिवार में रज्जू बाबू शामिल हो गए, मेरे सहकर्मी हो गए और अगले 27 वर्षों तक बने रहे। 19 वर्ष की उम्र में नई दुनिया में आया और बड़ा उत्साह का माहौल समय कुछ था 1955 में जब मैंने लिखना शुरू किया। भारत विदेश नीति में बहुत दिलचस्पी लेता था और एक किस्म का आदर्श रहा था कि एशिया में हम कोई झंडा गाड़ेंगे और दुनिया में कोई अनूठी मिसाल पेश करेंगे कि प्रजातंत्र भी भारत में है और साथ में समाजवाद भी है और पश्चिम की अच्छाइयाँ भी हमारे यहाँ हैं और पूर्व की भी अच्छाइयाँ हैं। ऐसा कुछ समन्वय हम करना चाहते थे। तो लेखकों के लिए बड़ा मसाला था और बड़ी स्फूर्ति का माहौल था। ऐसे माहौल में मैंने पत्रकारिता शुरू की जब मुझे लगता था कि मुझे काफी कुछ कहना है। पढ़ाई खत्म करने के बाद राजेंद्र माथुर ने अपनी पहली पारी की शुरुआत की
अंग्रेजी के प्राध्यापक के तौर पर, लेकिन उनका दिल धड़कता था हिंदी में, नई दुनिया के पन्नों पर। उनके संपादकीय चुंबक की तरह लोगों को खींचते थे। कल और आज राजेंद्र माथुर का बेहद लोकप्रिय कॉलम था। उन्होंने पाठकों के अंदर एक ऐसी भूख जगाई थी जो सिर्फ राजेंद्र माथुर को पढ़कर ही शांत होती थी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, देश की राजनीति, सारे बदलाव, विभिन्न नेताओं का चिंतन, गांधी दर्शन की स्थिति, हिंदुस्तान पाकिस्तान, सब कुछ होता था। सिलसिला चलता रहा। 1970 में उन्होंने नई दुनिया के संपादक पद की जिम्मेदारी संभाली और 10 साल बाद वो अखबार के प्रधान संपादक थे। उनके लेखन का सम्मोहन लाखों पाठकों को अपना दीवाना बना चुका था। राजेंद्र माथुर ने अखबार पढ़ने वालों में एक वैचारिक आंदोलन छेड़ दिया था, संपादक के नाम पत्र के जरिए। नए लेखक और पत्रकारों को तैयार करने का काम उन्होंने अपने ढंग से किया। राजेंद्र माथुर ने बिना औपचारिक शिक्षा दिए पत्रकारों की अनेक पीढ़ियां तराशीं। वो अक्सर संपादक के नाम पत्र लिखने वालों को चिट्ठियां लिखते थे। नए पत्रकारों और लेखकों के लेखन पर वो खुलकर तारीफ करते और अपने हाथ से पत्र लिखकर सुझाव देते थे। 1982 में उन्होंने नवभारत टाइम्स के प्रधान संपादक पद की जिम्मेदारी स्वीकार की। अपने आखिरी सफर पर जाने से पहले तक वो इसी पद पर रहे। राजेंद्र माथुर का परिवार इन दिनों दिल्ली में है। पत्नी श्रीमती मोहिनी माथुर समाज सेवा करती हैं। उनकी 3 बेटियां हैं और सभी के पास राजेंद्र माथुर की यादों का भरपूर खजाना है। पापा ये कहा करते थे कि एक होता है लंबी रेस का घोड़ा, तो या तो यह है कि बर्नआउट हो जाओ या आप धीरे धीरे उस सफ़र को एंजॉय करते हुए आप आगे बढ़ो, तो उसमें कठिनाई भी आएगी। उन्होंने कहा जब मैं 12 साल का था तो उनके स्कूल में पहली बार इंग्लिश न्यूज़पेपर आया। वो कहते हैं मुझे इतनी खुशी हुई कि एक पूरा न्यूज़ आर्टिकल मैंने पढ़ लिया, जो कि उस समय के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। आजाद भारत में पत्रकारों की शुरुआती पीढ़ी देश के लिए बड़े सपने लेकर काम करती रही। उन दिनों ना तो पत्रकारिता प्रोफेशन मानी जाती थी और ना मीडिया इंडस्ट्री जैसी कोई चीज थी। जाहिर है राजेंद्र माथुर अपने इसी सोच के साथ इस प्रोफेशन में आए थे। उनके विचार और लेखन पत्रकारिता के नए प्रतिमान गढ़ते रहे। इस दौरान अखबार की भाषा, सामग्री और लेआउट में अनूठे और मौलिक प्रयोग हुए। प्रादेशिक संस्करणों की कतार लग गई। लखनऊ, जयपुर और पटना से नवभारत टाइम्स के संस्करण निकले। आजादी के बाद किसी भी समाचार पत्र में इस तरह का काम नहीं हुआ था। बेबाक लेखन, निष्पक्ष पत्रकारिता और सामाजिक राष्ट्रीय सरोकारों के चलते लोग आज भी इन संस्करणों को याद करते हैं। नई दुनिया से निकलकर दिल्ली आए तब उन्होंने ये बताया कि जो मानसिकता है कि भाषाई पत्रकारिता को या हिंदी पत्रकारिता को दोयम दर्जा का माने जाने की, वो उन्होंने दूर की और अपनी प्रतिभा से, अपनी लेखनी से, अपनी विश्वसनीयता से हिंदी को उसका जो उचित सम्मान था, स्थान था, वो उपलब्ध करवाया। एक संपादक के रूप में राजेंद्र माथुर की निष्पक्षता पर कभी सवाल नहीं उठे। वे निर्भीक थे। उन्होंने वही लिखा जो उन्होंने चाहा। उन्होंने खुद पर कभी किसी दबाव को हावी नहीं होने दिया और ना ही अपने विचारों के साथ कोई समझौता किया। कभी भी उन्होंने ये कोशिश नहीं की कि हम अपने पाठक पर आर्थिक कारणों से कोई एक खास विचार थोपें। आप उनकी आखिरी समय की भी रचनाएं अगर देखें, वो संपादकीय टिप्पणी हो या संपादकीय लेख हो अथवा उनका कहीं कोई व्याख्यान हो,
उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि पाठक में और बाजार में एक समांतर दौड़ होनी चाहिए, जिससे ये पता लगे कि आखिर कौन कितना सही है। भारत में कहा जाता है कि प्रोफेसरों को नंबर बढ़ाने पड़ते हैं, लड़के बहुत तंग करते हैं, नकल करने देनी पड़ती है। मेरे इतने वर्ष के अध्यापकी अनुभव के बाद मैं कह सकता हूँ कि अगर कोई शिक्षक नंबर नहीं बढ़ाना चाहे तो उस पर नंबर बढ़ाने के लिए कभी कोई दबाव नहीं आता। मुझ पर तो कभी नहीं आया। उसी तरह से मैंने अपने इतने वर्षों के पत्रकारी जीवन में ऐसा शायद ही कोई अवसर आया हो जबकि अपनी मर्जी के खिलाफ एक भी शब्द लिखा हो। ये हो सकता है कि मैंने कई बातें नहीं लिखी हूँ मर्जी होते हुए भी, लेकिन अपनी अंतरात्मा के खिलाफ मैंने कुछ लिखा हो ऐसा तो मुझे याद ही नहीं पड़ता। एक दौर ऐसा भी आया था जब देश के नामी गिरामी पत्रकार और अधिकतर अखबार सेंसरशिप के आगे समर्पण कर चुके थे। उन्होंने जो मुद्दे उठाए वो लोगों को झकझोरने वाले थे। सन 80 में ये किसी की समझ में नहीं आया कि श्रीमती गांधी ने जब सेकेंड प्रेस कमीशन अनाउंस किया तो उसमें राजेंद्र माथुर का नाम उन्होंने स्वयं अनाउंस किया। तो ये कौन सी चीज़ थी? कई लोग मुझसे कहते हैं कि ये एक साहसी महिला ने दूसरे साहसी व्यक्ति को या लेखक को सम्मानित किया। उनकी पत्रकारिता निडरता की पत्रकारिता थी, आदर और सम्मान की पत्रकारिता थी और सूचना और जानकारियों से भरपूर पत्रकारिता थी। सतही तौर पर तात्कालिक रूप से किसी चीज़ पर टिप्पणी कर देना या प्रतिक्रिया व्यक्त कर देना या उसका निष्कर्ष निकाल देना, इससे उन्हें परहेज था। जब लोग सुरक्षा मांग रहे थे, हमारे दूसरे अंग्रेजी के अखबारों के संपादक जिनको बाकायदा कई सुरक्षाकर्मी मिलते थे, माथुर साहब को इतनी धमकियां भी मिली आतंकवाद की उस समय जब शुरू हुआ था, और तब भी माथुर साहब निर्भीकता के साथ लिखे। उन्होंने सुरक्षाकर्मियों को हटवा दिया। उन्होंने कहा मुझे कोई सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है। पत्रकारों की अनेक पीढ़ियां राजेंद्र माथुर ने तराशी। जो भी उनके संपर्क में आया बस उनका होकर रह गया। वजह थी राजेंद्र माथुर का देश प्रेम और सामाजिक सरोकार। अपने इन्हीं सरोकारों के चलते सारी उम्र वो निर्भीक होकर लिखते रहे। उन पर कभी किसी दबाव का असर नहीं पड़ा। एक तरफ राजेंद्र माथुर निर्भीक पत्रकारिता की मिसाल बन गए थे, तो दूसरी ओर वे खामोशी से हिंदी पत्रकारिता की परंपरागत कमजोरियों को दूर कर रहे थे। वे सरल और बोलचाल की हिंदी को ले आए थे। उसमें मुहावरों और अलंकारों का इस्तेमाल वो इस तरह करते थे जिससे आम आदमी अखबार से गहराई तक जुड़ जाता था। हिंदी पत्रकारिता के विकास की रफ्तार से राजेंद्र माथुर कभी संतुष्ट नहीं रहे। ये एक सच्चाई है कि 1975 के पहले गैर हिंदी भाषाओं ने भारत में बहुत प्रगति की और कई अखबारों के सर्कुलेशन 1-1 लाख हो गए और हिंदी का नहीं हुआ। हिंदी की राजधानियों से जो अखबार निकलते थे वो 20,000 30,000 बिक पाते थे, तो हम समझते थे कि बहुत तीर मार लिया है। लेकिन 1975 के बाद से मेरी राय में हिंदी पत्रकारिता में, दैनिक पत्रकारिता में एक मोड़ आया है, और ये मोड़ दिल्ली में नहीं बल्कि प्रादेशिक राजधानियों में या कभी कभी तो जिला शहरों में आया। वहाँ से निकलने वाले अखबार एकाएक पनपे हैं, और जो अखबार पहले 20,000 बिकता था वो आप पाते हैं कि आज 1.25 लाख 1.5 लाख बिक रहा है। तो एक ठहराव जो हिंदी पत्रकारिता में सन 1947 से 75 तक आया था, उसको तोड़ने में प्रादेशिक और जिला केंद्र काफ़ी योगदान दे रहे हैं। कारोबारीकरण और बाजार के दबाव से पत्रकारिता में आई गिरावट उन्हें चिंता में डालती थी। पत्रकारों में बढ़ती गैर जिम्मेदारी पर वो हमेशा चेतावनी देते रहे। पत्रकार जो है वो एक 10 साल का बच्चा है जो अपने हाथ में एक पेंट और एक ब्रश लेकर चल रहा है, और वो पेंट और ब्रश लेकर एक ऐसे बगीचे में पहुंच जाता है जहां हजारों संगमरमर की मूर्तियां लगी, और वो एक नटखट बच्चा है तो संगमरमर की मूर्ति के पास जाकर किसी मूर्ति पर वो मूछ बना देता है, किसी मूर्ति पर वो काली पोत देता है,
किसी महिला को पुरुष बना देता है, किसी पुरुष को महिला बना देता है। अब जितने मूर्तियां हैं सबके आसपास हफ्तों तक लोग जुड़ते हैं, रिश्तेदार जुड़ते हैं। क्या भाई कैसा हो गया, ये अखबार में कैसे छप गया, ये तुम्हारी मूछ कैसे बन गई? तो कहते हैं क्या करें साहब, थी नहीं मूछ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मेरी मूछ नहीं थी, ये तो इसने बना दी है। आपने पहले देखा था, मैं जीवन भर कभी मूछ वाला नहीं रहा, आज मेरी मूछ वाला चित्रित किया जा रहा है। अब ये कैसे पत्रकार है, मुझसे पूछ तो लेते कि मुझे मूछ है कि मेरा खंडन छापते हैं कि मेरा कोई मूछ नहीं। आप गैर जिम्मेदार पत्रकारिता का नमूना मान सकते हैं कि आप। वो एक जिम्मेदार पाठक वर्ग तैयार करने पर हमेशा जोर देते रहे। वो चाहते थे कि ये पाठक वर्ग पत्रकारों पर नैतिक दबाव डालने वाला एक हथियार बन जाए। आज का पाठक 20 साल पहले के पाठक की तुलना में बहुत जागरूक हो गया है। यदि आप आज 1990 में उस पर प्रहार करेंगे तो वो उसे उस तरह नहीं झेलेगा जैसे उसके पिताजी 1970 में या 1960 में झेल लेते थे, कतई नहीं। देश प्रेम राजेंद्र माथुर के लेखन का केंद्र बिंदु रहा है। भारतीय एकता और अखंडता पर उनकी दृष्टि और समझ अनूठी थी। राष्ट्रीय हितों और सरोकारों पर उनकी कलम ने हमेशा दिशा देने का काम किया। हिंदुस्तान का राष्ट्र राज्य टिका ही इस बुनियाद पर है कि 20 किस्म की पहचान फलते फूलते हुए इस हिंदुस्तान के बगीचे में रहेंगी और कोई एक फूल इस बगीचे का कोई राजा फूल नहीं होगा कि कमल का फूल जो है वो सब पर शासन करेगा, हावी होगा, ऐसा आप नहीं कह सकते। या कोई गुलाब का फूल हावी होगा, या इस बगीचे में कैक्टस को भी गुंजाइश है, चंपा को भी गुंजाइश है, गेंदे को भी गुंजाइश है, सबको गुंजाइश है। और दरअसल संघर्ष की हालत तब बनती है जबकि कोई भी फूल महसूस करता है कि मेरा अगर अलग से बगीचा होता तो कितना अच्छा होता। मैं समझता हूँ इस बात की अगर हम इजाज़त दे दें पहचान के नाम पर, तो फिर तो हमको इस हिंदुस्तान के बगीचे को कई उपवाटिकाओं में बांट देना पड़ेगा, ख़त्म कर देना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर उनका लेखन हैरत में डालने वाला था। प्रजातंत्र की मजबूती को लेकर वो बेहद संवेदनशील थे। संवैधानिक और प्रजातांत्रिक ढांचे को कमजोर करने वाले ताकतों के खिलाफ वे आक्रामक रवैया अख्तियार करते थे। अंग्रेजी के माध्यम से देश अपना खोया हुआ व्यक्तित्व पुनः प्राप्त नहीं कर सकता। 100 साल की अंग्रेजी शिक्षा के बाद सिर्फ 2% लोग ठीक ठाक अंग्रेजी जानते हैं। अंग्रेजी नौकरशाही ढांचे के लिए तो ठीक है, लेकिन प्रजातंत्र में वो किसी काम की नहीं है। विदेशी मदद एक हद तक स्वस्थ है और जरूरी भी, और एक हद के बाद वो खतरनाक है। अमेरिका हमारे प्रजातंत्र को मदद दे ये तो ठीक है, लेकिन अगर वो हमारे आलस को, निकम्मेपन को, बेईमानी को मदद दे तो क्या ये ठीक होगा? दूसरों की कविता से प्रेरणा लेना अलग बात है और कविता चुराना अलग बात। विदेशी मदद हमारे राष्ट्रीय संकल्प को सहारा दे ये अलग बात है, और वो हमारे संकल्प के ढीलेपन को राहत पहुंचाए ये अलग बात। जब तक हमने अपने पसीने की एक एक बूंद न बहाई हो, तब तक विदेशी सहायता लेने का हमें कोई अधिकार नहीं है। विदेशी मदद इसलिए नहीं है कि हम मेहनत ना करें, वो इसलिए है कि हम कहीं मेहनत से टूट ना जाएं। रूस, चीन और अमेरिका का उदाहरण बताता है कि मेहनत से आदमी का आड़ा तिरछा शरीर भले ही हो जाए, टूटता कभी नहीं। टूटते सिर्फ आलसी हैं। नौकरशाही और भ्रष्टाचार के बिगड़ैल रवैये पर उनकी कलम का कोड़ा चलता ही रहा। सरकारी दफ्तरों का कामकाज और लाल फीताशाही पर वो हमेशा हमला बोलते रहे। भारत का गणराज्य उन लोगों के बूते पर कायम है जिन्हें अंग्रेजों ने 150-200 वर्ष के अपने साम्राज्य के दौरान पैदा किया था। अंग्रेज चले गए, लेकिन सांवले अंग्रेजों की दिन रात फैलती एक कौम पीछे छोड़ गए हैं, जो लगभग विदेशियों की तरह इस देश पर राज कर रही है। भारत पर राज समूचा मध्य वर्ग नहीं करता, बल्कि उसका कोई बेईमान अंश करता है। वे क्लर्क जिन्होंने दफ्तर में काम करना बंद कर दिया है, वे प्रोफेसर जो पढ़ाए बिना प्रथम श्रेणी दिलवाते हैं, वे करोड़ों पुर्जे
जो रिश्वत लेकर मोटे हो रहे हैं। हमारा समाजवाद चाहता भी तो यही है। ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाने वाला आदमी अब बेवकूफ माना जाता है। राज में उसका कोई हिस्सा नहीं है। सरकारी दफ्तर से अधिक जड़ और गतिहीन भारत में कोई चीज नहीं। जाति प्रथा की तरह यह भी हमारी एक विचित्र और अद्वितीय विरासत है। सरकारी नौकर एक अलग किस्म का प्राणी बन गया है। सरकारी नौकर होना भारत में गर्व का विषय है, क्योंकि हुकूमत यहां अक्सर विदेशी मालिक करते थे, और जो लोग सरकारी नौकरी में लग जाते थे वे अपने आप को आधा विदेशी महसूस करते थे। अपने वर्ग में ही नहीं, अपने देश की जनता से भी ऊपर उठ जाते थे। अतः भारत की नौकरशाही पर विदेशी साम्राज्यों की परछाई रही है। कई बार आदमी चला जाता है, लेकिन परछाई भूत की तरह बनी रहती है। भारत से साम्राज्य चले गए, पर परछाई नौकरशाही के रूप में आज भी मौजूद है। राजनीतिक दलों को भी कई बार राजेंद्र माथुर की पैनी कलम रास नहीं आती, लेकिन वो सच कहते और लिखते रहे। राजेंद्र माथुर का लेखन तथ्यपरक और पक्के इतिहास बोध के साथ होता था। 35-40 साल तक उन्होंने जो भी लिखा वो आजादी के बाद के भारत का प्रामाणिक सफरनामा है। बंटवारे के बाद देश की हर धड़कन पर पाकिस्तान की घटनाओं का असर होता रहा है। इस वजह से भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर जिस तरह राजेंद्र माथुर ने लिखा वो बेमिसाल है। भारत की आजादी के बाद से ही कश्मीर का मुद्दा और पाकिस्तान से बनते बिगड़ते रिश्ते भारत के लिए बहुत संवेदनशील रहे हैं। इस कारण पाकिस्तान के साथ संबंध और कश्मीर की समस्या पर उनकी बारीक नजर रही। अतीत की साझा विरासत के मद्देनजर उन्होंने इस विषय पर जैसा विश्लेषण किया वैसा किसी ने नहीं किया। जिस दिन पाकिस्तान एक सहज देश होगा, एक एंटी इंडियन नेशन नहीं होगा, बल्कि एक अपने आप में एक देश होगा, तब वो इस साझा विरासत को स्वीकार करेगा ही। और तब हमारी विरासत और पाकिस्तान की विरासत में कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि सिविलाइजेशनली सभ्यतागत ढंग से पाकिस्तान और भारत की विरासतें समान हैं। पाकिस्तान के नेताओं को 18 वर्षों तक ये भ्रम रहा है कि युद्ध के जरिए, घुसपैठ के जरिए अथवा अंतर्राष्ट्रीय दबाव के द्वारा वे कश्मीर छीन सकते हैं। 1947 के बाद उन्होंने समझा कि पश्चिम एशिया के मुसलमान देश या राष्ट्रमंडल के गोरे देश उन्हें कश्मीर दिला देंगे। फिर 1954 के बाद 8 साल तक उन्होंने अमेरिका पर भरोसा किया। 1963 में उन्होंने चीन और हिंदेशिया से हाथ मिलाए, और अब वे रूस को लालच दे रहे हैं कि अगर उन्हें कश्मीर मिल जाए तो वे चीन का गुट छोड़कर रूस के गुट में शामिल हो जाएंगे। यानी ऐसा कोई गठबंधन नहीं बचा है जिसकी पाकिस्तान ने कोशिश न की हो। लेकिन कश्मीर अब भी दूर है, तो अब पाकिस्तान के नेता उस देश से दोस्ती क्यों नहीं करते जिसकी दुश्मनी के कारण उन्हें दर दर भटकना पड़ रहा है? क्या अपने हरेक प्रयत्न की असफलता उन्हें ताशकंद में समझदारी सिखाएगी? शायद अभी नहीं। डर है, पाकिस्तान को डर है कि हिंदुस्तान का सिनेमा अगर पाकिस्तान के टॉकीज में दिखाया जाने लगा तो सांस्कृतिक उपनिवेश बन जाएगा पाकिस्तान। डर है कि अगर भारत के उद्योगपतियों ने कराची, इस्लामाबाद में उद्योग धंधे लगाने शुरू कर दिए तो सारा पैसा बम्बई चला आएगा, दिल्ली चला आएगा। चाहे वो पैसा लंदन चला जाए, अमेरिका चला जाए, सऊदी अरब चला जाए, आता है खैर वहाँ से, तो इतना एतराज़ नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान से बहुत ज़्यादा डर है। तो इसलिए मेरे ख्याल से तो पहले बुनियादी सवाल हल होंगे, उसके बाद व्यापार, दोस्ती, रेलें, हवाई जहाज़, स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूवमेंट। ये बात आप चीन के बारे में शायद कह सकें, लेकिन पाकिस्तान से इतना ताल्लुक़ रहा है कि या तो दरवाजे सारे खुलेंगे या कुछ नहीं खुलेंगे। एक टेरिटोरियल पाकिस्तान तो 1947 में बन गया, लेकिन टेरिटोरियल पाकिस्तान अपनी टेरिटोरियल आबादी को मिला है। पंजाब के लोगों को पाकिस्तान मिला है, जो कि 1947 तक मुस्लिम लीग के बहुत ज़्यादा साथ नहीं थे। वहाँ जो मंत्रिमंडल बनते थे वो गैर मुस्लिम लीग ही होते थे। सिंध को पाकिस्तान मिला है, जहाँ मुस्लिम लीग आखिरी दिनों में ही प्रभावशाली हुई, पहले नहीं होती थी।
सरहदी सूबे को पाकिस्तान मिला है, जहां सरहदी गांधी थे और जहां के 1946 के चुनाव में मुस्लिम लीग को बहुमत नहीं मिला, कांग्रेस को ज़्यादा बहुमत मिला। तो जहाँ जहाँ पाकिस्तान ने अपने खूंटे गाड़े, वहाँ के लोग पाकिस्तान के आंदोलन के अग्रिम दस्ते, हरावल दस्ते नहीं थे। पाकिस्तान के हरावल दस्ते उत्तर प्रदेश में थे। तो ठीक है, थोड़े बहुत लोग उत्तर प्रदेश से आव्रजन करके वहाँ से अपने डेरे तंबू उखाड़ कर कराची चले गए, सिंध चले गए, पंजाब चले गए, लेकिन वहाँ वो मुहाजिर कहला रहे हैं। अर्थात जो लोग पाकिस्तान चाहते थे वो पाकिस्तान में आज मुहाजिर हैं, अर्थात 2 पीढ़ी के बाद भी शरणार्थी हैं। तो पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान में शरणार्थी है तो पाकिस्तान कहाँ बना? कश्मीर में हम घुसपैठियों से लड़ते रहें और रेखा के पास हम उनके अड्डे पनपने दें, इसका मतलब ये होगा कि हम मलेरिया के इंजेक्शन लगाते रहें लेकिन मच्छरों को पनाह देने वाले पोखरों से समझौता कर लें। अगर मान लीजिए कि हिंदुस्तान इस ज़मीन पर 30 राष्ट्र बन जाएं, जैसे कि पहले थे, तो इसका इतिहास किस नाम से पढ़ा जाता था? भारत का इतिहास या हिस्ट्री ऑफ इंडिया थी कि नहीं? दरअसल जब पाकिस्तान बना तो जिन्ना ने सुझाव रखा था कि हमारे मुल्क को हम पाकिस्तान कहेंगे, आप अपने मुल्क को भारत कहिए। इसके पीछे उनका विचार ये था कि हम सारे उपमहाद्वीप को इंडिया कह सकें। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया इज डिवाइडेड, इंडिया हैज़ 2 कंट्रीज, जिसमें एक भारत है, एक पाकिस्तान है। मैं समझता हूँ कि ये भी जिन्ना की एक भारत के, इंडिया के की अवधारणा के प्रति उनकी श्रद्धांजलि थी, अच्छी श्रद्धांजलि थी। मैं इसे पसंद करता हूँ। राजेंद्र माथुर को हमारे बीच से गए 2 दशक बीत चुके हैं, लेकिन उनकी पत्रकारिता और लेखन हमेशा कुहासे भरे माहौल में उजाले के सूरज की तरह हौसला देने वाला है। हमारे बीच से राजेंद्र माथुर को गए कई बरस बीत चुके हैं, लेकिन उनका एक एक शब्द आज भी उतना ही ताजा लगता है जितना वो लिखे जाने के वक्त लगता था। 50-55 साल पहले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर उनके विचार आज भी बहुत काम के हैं। इस तरह का सर्वकालिक लेखन तो इतिहास के बड़े बड़े जानकार भी नहीं कर पाते। आज की पत्रकारिता, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता, सूचना पत्रकारिता न रहकर मनोरंजन प्रधान पत्रकारिता हो गई है और जो बड़े सरोकार हैं उनके लिए जगह नहीं रह गई है। इस वजह से जो नए पत्रकार आ रहे हैं उनमें ये दिलचस्पी भी नहीं है कि वो अपने राजेंद्र माथुर जैसे पूर्वजों को पढ़ें। राजेंद्र माथुर को याद करना आज हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि आज पत्रकारिता में सरोकार और मूल्य धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। इन्हें बनाए रखने की जरूरत है। राजेंद्र माथुर की याद में देश भर में कार्यक्रम होते रहते हैं। जरूरत इस बात की है कि इन कार्यक्रमों से नई पीढ़ी को जोड़ा जाए। तो ये था कलम के महानायक राजेंद्र माथुर पर राज्यसभा टेलीविजन का खास प्रोग्राम उनकी नजर उनका शहर। अगले एपिसोड में फिर किसी नए शब्द सितारे के साथ होगी मुलाकात। देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन। नमस्कार।